ये मेरा सौभाग्य है कि दीपक जी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दीपक और फिरोज बचपन के दोस्त हैं। जैसे फिरोज ने आपको पहले ही कहा था, 50 साल से भी ज्यादा उनकी दोस्ती कायम रही है, एंड दैट इज समथिंग वेरी रेयर इन दीज डेज। Deepak has a very rich and varied experience. पहले वो सेल्स एंड मार्केटिंग में भी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने लॉ भी स्टडी किया और उसमें भी काफी उनको एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने एग्रीकल्चर के प्रति इंटरेस्ट लिया है और ये वो इतना टाइम और एफर्ट डाल के उन्होंने इस पे बहुत गहरी स्टडी की है और अभी उनका ये पैशन है कि हमारे इतने सारे जो किसान भाई हैं पूरा केमिकल फार्मिंग जो करते हैं, वो जानते हैं कि इतना जहर घोल के वो पैदावार प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पेट भी तो वो क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है। बट अब उन्होंने ये इतना स्टडी करके ये देखा है कि वो किस प्रकार उनको हेल्प करे कि वो पूरे रसायनों से बाहर आके केमिकल फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाए। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन डेफिनेटली होगा और साथ साथ पैदावार में कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा भी भरपूर मिलेगा एंड दैट इज समथिंग जो किसान भाई को बहुत मदद करेगा। जो हमारी जमीन केमिकल डाल डाल के बंजर हो चुकी है, उसमें वापस ताजगी, जिंदगी आ जाएगी एंड दैट विल बी सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस। और ये हमेशा आपने देखा है कि क्या डालते हैं हम, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब साइड डाल के ये साइड इफेक्ट्स हमको झेलनी पड़ती है। इतने खतरनाक बीमारियों का शिकार हमको बनना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स। अगर उनको एलिमिनेट कर दे तो हमारी तंदुरुस्ती बरकरार फिर से हो जाएगी जैसे पहले के जमाने में थी। सो प्लीज लिसन टू दीपक वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उनको नोट्स चाहे तो ले लीजिए एंड मेक श्योर कि बीच बीच में आप कोई सवाल नहीं पूछे, बाद में सवालों के जवाब के लिए समय हम जरूर निकालेंगे। So please help me welcome Deepak Malhotra. Over to you, Deepak. Thank you, Marok, and all the other speakers. मैं यहाँ पे ये एक बात जरूर कहूंगा। दीपक जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और थोड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है आपको। लो भैया, चेहरा देखो। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि किसानों की जो भी प्रगति, दीपक जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, आप हेडफोन निकाल लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आवाज क्लियर है? हेलो, परफेक्ट, बेटर, ओके। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों की जो भी प्रगति है वो निर्भर करती है उसकी मिट्टी पर। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो किसान हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा, पैसे से, सेहत से और उठने बैठने से, कोई किसी भी कार्य में वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो किसान भी बीमार ही रहेगा, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। अब ये मिट्टी स्वस्थ जो है, ये जहां पे भी उसका खेत है वहां के पर्यावरण के हिसाब से ही मिट्टी को स्वस्थ रखना पड़ता है। उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होने चाहिए, उसमें और तरह तरह के जीवाणु होने चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि मिट्टी को अगर ये चीजें मिट्टी में रहेगी तो ये मिट्टी आपकी हमेशा स्वस्थ रहेगी और आपकी उपज अच्छी होगी, आपकी फसल अच्छी होगी, आपका फल ज्यादा ताकतवर निकलेगा। अगर आप फूलों की खेती करते हैं तो फूल ताकतवर निकलेंगे, जो जल्दी मुरझाएंगे नहीं, जो जल्दी सड़ेंगे नहीं। आज आप बाजार से कुछ भी लेने जाते हैं तो वो अगर आप सुबह लेके आते हैं तो शाम तक वो आप देखिए उसकी क्या हालत हो जाती है उस सब्जी की। और अगर आप स्वस्थ मिट्टी वाले खेत से लेके आएंगे कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उसकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ, वो 4 से 5 दिन रहेगी। बनस्पत की जो आज हम लेके आते हैं उसकी शेल्फ लाइफ सुबह से शाम तक भी मुश्किल से ही रह पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि इसको कैसे ठीक करा जाए। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
तो ये जो उपरोक्त जो भी मैंने अभी आपसे कहा, ये बिल्कुल एक बेमानी लगती है, क्योंकि 90 से 95% किसान जो है आज रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करता है। रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, तमाम चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जो हमारा उत्पादन पिछले साल मान लीजिए 1 किलो हुआ था 1 एकड़ में, तो वो इस साल भी 1 एकड़ में 1 ही किलो हो, उसके लिए जितना मर्जी मैं ज्यादा वो रासायनिक खाद या खरपतवार नाशक, कीटनाशक जो भी है वो डालता रहूं। अब इससे एक तो हम जहर डाल रहे हैं, मिट्टी की जो सेहत उसको खराब कर चुके हैं, और जो पैदावार हो रही है वो भी जहर हो रही है, वही हम बेच रहे हैं, वही हम खा रहे हैं, तो बीमारी क्यों ना हो। आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका आज से पहले नाम तक नहीं आदमी जानता था। ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिसको हम पहले बुढ़ापे की बीमारी कहते थे, आज वो एक नौजवान को हो जाती है जो अभी 10 से 12 साल की उम्र है, चश्मा लग रहा है, गठिया हो गया है, कहीं किडनी फेल हो रही है, कहीं हार्ट में होल हो रहा है। तो ये सब चीजें पहले अनसुनी थी, क्योंकि इसको बुढ़ापे की बीमारी कहा जाता था, आदमी 50-60 पार कर जाए तब आती थी। और आज जो है ये सारी की सारी जो है 10 से 12 साल की उम्र वाले जो युवक हैं या बच्चे हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं। अस्पतालों में जाइए तो वो बुरी हालत है। मगर इन सब चीजों को अगर आप गौर से देखें तो मिट्टी जो है सिर्फ अपना बचाव कर रही है, वो फल फूल नहीं रही है। अब मतलब सर्वाइवल एंड हाउ टू सर्वाइव एंड थ्राइव वाली थ्योरी है ये, कि आप वो सिर्फ अपना बचाव कर रही है कि जैसे तैसे मैं चलती रहूं, मगर वो फल फूल नहीं रही है। अगर मिट्टी नहीं फल फूल रही है तो हम कैसे फल फूल सकते हैं, क्योंकि वो उपज तो वही आएगी ना। अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो बच्चा कैसे आप उम्मीद करते हो कि स्वस्थ हो जाए। और इसी के चलते आज विश्व भर में ये कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन की इतनी भारी समस्या और घोर संकट छाया हुआ है, जिसमें भारत अग्रणी देशों में है। भारत में मेल न्यूट्रिशन की इतनी समस्या है कि टोटल पॉपुलेशन का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, नीति आयोग का आंकड़ा है, तो 30 से 35% बच्चे, बूढ़े, जवान कुपोषित हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं, उसका एक हस्बैंड है, उसके इन-लॉज हैं, 6-7 जनों का परिवार है, और वो इंटरव्यू में क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि जो बचत है तो हम खा ले थे, और टाइम से, और ऐसा टाइम भी वो बताती है कि हम माड़ में नमक डाल के पी लेते हैं। मतलब दाल और आटा जो रोटी है उनके लिए लग्जरी है, जिस दिन पैसा होगा उस दिन ले लेंगे, नहीं तो माड़ पी के सो जाएंगे। तो इस तरह की जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं आज। तो कुपोषण का शिकार तो वो आराम से हो सकते हैं और हैं। तो ये इन सब और इंसान, साइंस तरक्की कर गया। अब इंसान जो है वो ये सोचता है कि मैं साइंस ने तरक्की कर ली तो मैंने भी कर ली, बिल्कुल ठीक है, कर ली, मगर आप कुदरत नहीं हो गए। कुदरत ने आपको पैदा किया, आप कोशिश कर रहे हो कि कुदरत को मैं पैदा कर दूं। वो मतलब कहाँ तक वो आदमी की सोच जा रही है, और उसी का परिणाम है जो आज हम भोग रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैं आपको अभी एक नोट आपको बता देता हूं कि मैं जब भी गोमूत्र या गाय के गोबर की बात करूंगा या गोबर की खाद की बात करूंगा, तो उसका सीधा सीधा मतलब है देसी गाय, प्योर ब्लड लाइन, जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, किसी और के साथ उसका क्रॉस ना हुआ हो, वही गाय का गोबर, वही गाय का गोमूत्र। जहां पे भी मेरा इस आशय का आपको कोई भी उदाहरण मिलेगा, तो वो आप बिल्कुल उसको निश्चित होके देसी गाय मानिए। अब देसी गाय का सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, ये मतलब आपको नेट पे हिस्ट्री में मिल जाएगा ये लिखा हुआ। आज से 100-120 साल पहले स्पेनिश फ्लू का प्रकोप आया था, इसमें लाखों लोग तब भी मरे थे, जैसे आज ये कोरोना में मारकाट मची पड़ी है। तब वैक्सीन भी नहीं थी, स्पेनिश फ्लू का प्रकोप था, लाखों लोग मरे थे, गांव देहातों में लोग आबादियां खत्म हो गई थी। मगर उन घरों में जिनके बाहर देसी गाय बंधी हुई थी, उस घर के अंदर वो वायरस जा नहीं सका।
ये ब्रिटिश गजट के अंदर, उस समय के ब्रिटिश गजट के अंदर ये रिकॉर्डेड है ये चीज। तो देसी गाय का महत्व देखिए, अंग्रेजों ने तब समझ लिया था, हमें आज भी नहीं समझ में आया। हम आज भी जो है विदेशों से गाय मंगाते हैं, और जो पश्चिमी देश हैं वो यहाँ के जो देसी सांड हैं उनका वीर्य एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, भारत सरकार करती है। ये सोचिए आपकी कितना महात्म है देसी गाय का। मगर हम उल्टी दुनिया, हम उल्टी गंगा चलते हैं, क्योंकि हम तो भाई कुदरत पैदा कर रहे हैं, कुदरत हमें थोड़ी ना पैदा कर रही है, हम कर रहे हैं कुदरत को पैदा। तो अब ये सब जो प्रकोप है, ये कोरोना है या जो भी महामारी है, वो सब आप झेलिए बैठ के। मगर ये तो एक पहलू हो गया। अब इससे जूझा कैसे जाए? कई इसके उपाय हैं, और हम जो हैं आज भी इतनी देरी नहीं हुई अभी कि हम सोचें कि अब कुछ हो नहीं सकता। उपाय हैं, उपचार भी है, मगर अब हमको समय देना पड़ेगा। और समय ऐसा है कि मैं एकदम से किसी भी किसान से ये नहीं कहता कि आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो उसको बंद कर दो, क्योंकि अगर केमिकल एकदम से बंद कर देंगे तो मिट्टी जो है वो मिट्टी कुछ प्रोड्यूस करने लगेगी। और इसलिए जो भी चीजें हम अभी मैं डिस्कस करूंगा वो उसके साथ किसान को जितना उसने पिछली फसल में केमिकल डाला था, जितना भी, अब मैं उदाहरण के लिए 1 किलो डाला, अब इस फसल करता है तो उसको आधा किलो डालना ही पड़ेगा। अगली फसल में उसके वो घटाते घटाते सर 0 कर देती है। अब हम जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ चलेंगे। तो ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक तो हम पैदा कर रहे थे, अब हम उपचार कर रहे हैं। तो इसको जो मिट्टी का उपचार है, जो मिट्टी को हम फिर से दोबारा से उसी स्थिति में ले आए जो कि हमारे बुजुर्गों के टाइम पे थी, तो उसके लिए हम कुछ गुण मंत्र हैं। जैसे कि हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए, और जितनी सड़ी खाद हो वो ज्यादा बेहतर है, 2 साल पुरानी कम से कम। अगर ज्यादा नहीं है तो 1.5 साल तो चाहिए, इससे कम वाली उतनी कारगर नहीं होगी। कारगर तो होगी मगर उतनी नहीं हो पाएगी जितनी कि 1.5 से 2 साल वाली हो सकती है। जीवामृत डालिए, आप ह्यूमिक एसिड डालिए, आप जिब्रेलिक एसिड डालिए, आप छाछ डालिए। छाछ तो ये सब चीजें हर किसान के खेत में, गांव में, घर में अवेलेबल होती है, बहुतायत मात्रा में होती है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, और उसके साथ आज मैं 50% ऑफ द केमिकल जो मैंने पिछली बार डाला था वो डालता हूं, तो हमारी उपज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह की भी कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि फसल बढ़िया होगी, अच्छी होगी। मगर ये केमिकल फ्री नहीं है। 2 साल बाद आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसको आप कह सकते हैं कि मैं केमिकल फ्री हो गया। अब इसके लिए ह्यूमिक एसिड है या जिब्रेलिक एसिड है, या जैसे यूरिया, डीएपी और एनपीके का सप्लीमेंट है, छाछ से बनाते हैं, और आपका जो जीवामृत है, ये सब चीजें हमारे खेतों में उपलब्ध हैं, उन्हीं से बनता है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना कि बीज भंडार जाएं, अब दौड़े जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो कि अमूमन किसान लोग बीज भंडारों पे जाते हैं ढूंढने, जबकि वो चीजें भी आपके खेतों में उपलब्ध हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको कैसे बनाना है उस विधि को समझना है, और उस तरह आप बनाएंगे। उसका जो भी मैच्योरिटी टाइम होता है उतने टाइम तक उसको हमको वैसे रखना पड़ता है, और उसके बाद बताई हुई विधि के अनुसार उसका छिड़काव करना पड़ता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब फसल हमारी खड़ी होती है उस समय अगर हम स्प्रे ना करके
वैसे तो स्प्रे करने में कोई नुकसान नहीं है, मगर स्प्रे ना करके अगर हम ड्रिप इरिगेशन से या हम फ्लड इरिगेशन से या हम वेंचुरी के इरिगेशन से हम अगर इनको खड़ी फसल में इनका छिड़काव करें या मतलब स्प्रे करें या जो भी आप समझें, तो उसका हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मगर सबसे ज्यादा फायदा हमको मिलेगा अगर हम इन सब चीजों का स्प्रे जब हमारा खेत कोरा होता है उस समय स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद हम उसकी जुताई करें और फिर हम बीज उपचार करें। अब बीज उपचार के भी कई तरीके हैं, क्योंकि दलहन और तिलहन की फसलों के बीज उपचार अलग हैं, और जो फसलें हमारी जमीन के अंदर होती हैं जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गई, अदरक हो गया, इन सब चीजों के बीज उपचार अलग हैं। तो कई जगह पे हम बीज अमृत भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पे हम एडजुवेंट इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सब चीजें हमारे खेतों में उपलब्ध हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप खुद देखिए कि आपका बजट जो है उस 50% केमिकल जो भाई हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर हम 50% करें, उसके अलावा सारी चीजें हमारे खेतों में हमारे घरों में उपलब्ध हैं, तो हमें हमारा खर्चा कहाँ ज्यादा हो रहा है। मैंने आपका जो केमिकल का खर्चा तो वो भी तो 8 आना कर दिया, साथ में पहले ही झटके में 8 आना कर दिया। और जो देसी गाय के गोबर की मैं बात की थी आपसे, देसी गाय का गोबर इसलिए भी सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि उसका जो पाचन क्रिया है वो संपूर्ण है, बाकी किसी गाय की भी पाचन क्रिया संपूर्ण नहीं है। इसीलिए इसका जो गोबर होता है वो बिल्कुल केक के फॉर्म में उतरता है, सॉलिड होता है। बाकी सब गायों के गोबर में पानी होता है, वो गोबर उपयुक्त नहीं है। गोबर यही उपयुक्त है जो देसी गाय का है। अब इसके लिए खाली खेत में जब हम पहले जीवामृत, आपका ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और जो डीएपी, यूरिया और एनपीके का सप्लीमेंट हम छाछ से बनाते हैं उसका हम स्प्रे करते हैं निर्धारित मात्रा में, और उस स्प्रे करने के बाद हम जुताई करते हैं और उसके बाद हम बिजाई करते हैं। अब जो भी फसल लगानी है उसकी बिजाई करते हैं, और वो बीज जो है उसके पहले उसको उपचारित किया जाता है ताकि जो बीज जनित रोग है वो अपना प्रकोप ना दिखाए जब फसल निकल रही है। इसके लिए अभी मैं आपको 2 वीडियो प्ले करवाता हूं। हमारा 2 वीडियो है, नंबर 1 और नंबर 2, वो आप प्ले करिए और देखिए उसमें वो किसान क्या कह रहा है। आप पहले उस चीज को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दीपक जी मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। नेक्स्ट में कर दूं कि 12 को कर दूं? तो आप सबसे अच्छा शालिनी को पूछो और वो बात ये करो नहीं कर रहा है, और आप 18 का किसी कंफर्मेशन पूछोगे 18 19 का तो कोई नहीं देगा ना। वन वीक में कौन देगा? सिचुएशन क्या मालूम पड़ती, वन वीक में किसके घर क्या आएगा? वो तो करेक्ट है, करेक्ट है कविता आपकी बात है, पर मैं वेडनेसडे को करते हैं ना अपन, तो मैंने सोचा ये वेडनेसडे नहीं तो नेक्स्ट वेडनेसडे कर दूं। क्या पूछा मैंने सबसे? दीपक जी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं 1 मिनट दीजिएगा। दीपक, your voice is not on. अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए दीपक प्लीज।
Deepak, please unmute your phone and keep talking. The audio visual will come on. Okay. It appears to come on now. There's no Pankaj, sound. there is no sound. There's no sound. Give me a second, sir. मैं दीपक इस समय ग्रेटर नोएडा में वेदपाल जी के खेत पे खड़ा हूँ और वेदपाल जी से मैं पूछ रहा हूँ कि वेदपाल जी, आपने ये जो फसल हुई है इससे आपको क्या महसूस हो रहा है बनिस्पत की जो बाकी खेतों में आप काम करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम वेदपाल है। मैं ग्रेटर नोएडा सफीपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ और मैंने अब की बार इन्हों के कहने से जैविक खेती जो है वो शुरू की है और इसमें मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ ह्यूमिक एसिड, गुबरेलिक एसिड ये डाला एप्सा मिलाकर, और उससे और फसल से इसमें काफ़ी बेहतर है, लगभग डबल फर्क है। फसल बहुत अच्छी हो रही है। आपने जो शुरू करते वक्त आपको क्या कॉन्फिडेंस आया था कि इसको शुरू करने से कुछ फायदा होगा? मुझे पहली बार बताने में मुझे महसूस हुआ कि इस थोड़े थोड़े स्प्रे या जैविक वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा। जमीन को आदत यूरिया की पड़ी हुई है, फिर भी मैंने थोड़ी जमीन में ये अपना काम धीरे धीरे स्प्रे शुरू किया तो मुझे लगभग डबल लाभ मिलना महसूस हुआ कि इसमें खर्चा बहुत कम और फसल बहुत अच्छी हो रही है। ये सब HRD एग्रीकल्चर की वजह से। थैंक यू वेरी मच वेदपाल जी, ऑल द बेस्ट। Kindly put on the next video, please. I'll do that. मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड और जुब्रेलिक एप्सा के साथ में लगाया है जुताई से पहले और फिर उसके बाद मैंने अपना फसल लगाया है। तो मेरा जी, मैं भरत सिंह सफीपुर गांव से ग्रेटर नोएडा से किसान हूं और ये मेरा फार्म है। मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड और जुब्रेलिक एप्सा के साथ में लगाया है जुताई से पहले और फिर उसके बाद जुताई करने के बाद मैंने अपना फसल लगाया है। तो मेरा फसल पहले से 1.5 गुना तगड़ा हो गया है और लागत मेरी जो मैं केमिकल लगाता था यूरिया वगैरह DAP वगैरह वो मैंने 50% लगाया है। उसको भी लगाने के बाद इतना तगड़ा फसल नहीं होता था। अब मैंने आधी लागत लगा के केमिकल की इतनी तगड़ी फसल कर ली है। मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान इसी तरीका से अपना खेती करे तो काफी बेनिफिट होगा। Deepak, would you like more video or will you like to speak something? No. I want to speak now. Go ahead. इसी प्रकार से हमारे खेतों में इस तरह की भी खेतों की मेड़ों के ऊपर या जो सड़क बनती है खेतों में कच्ची सड़कें होती हैं, वहां पे आप देखेंगे तमाम तरह के पौधे उगे होते हैं। उन्हीं पौधों के पत्तों से और फल से हम लोग कीटनाशक, आपका खरपतवार नाशक, आपका फफूंदी नाशक, ये सब चीजें बहुत याद बना लेते हैं और वो भी केमिकल फ्री होता है। नहीं तो हमको वही केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड या वीडिसाइड ये सब डालना पड़ता है। तो उसको ना डाल के अगर हम इस चीज को तैयार करें तो आपको बहुत हद तक फायदा होगा और ये बहुत कारगर उपाय है। इसके लिए हमें आक का पत्ता चाहिए, धतूरा चाहिए, तंबाकू का पत्ता चाहिए, नीम के पत्ते चाहिए
और इस तरह के तमाम और पत्ते चाहिए, साथ में हमें गोमूत्र चाहिए, साथ में हमें हरी मिर्च की चटनी चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए इसके साथ। और कोई भी कीट जो कि आपके पौधे पे, पेड़ पे, किसी भी चीज पे, खासकर जो मीठे फलों वाला पेड़ होता है उस पे कीट बहुत जल्दी आता है, तो वो उन सब को परे करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है, जिसके लिए हमें मतलब खेती भी नहीं करनी, वो अपने आप ही जंगल की तरह उगता है और उसी को हमने इस्तेमाल करना है। आप ये मोटे तौर पर मान लीजिए, जिस पत्ते को जानवर नहीं खाता या जिसमें से दूध निकलता है, बहुतायत पत्तों में से जिसमें दूध निकलता है, वही इसके उपयोग में आते हैं। कैन वी प्ले द थर्ड वीडियो? जी दीपक जी। और ये देखिए धतूरे का पेड़, ये आप देख रहे हैं वेदपाल जी के खेत की मेड़ के ऊपर ये आक का पेड़ है, और ये देखिए धतूरे का पेड़ है। ये सब जहरीले पेड़ हैं और इन्हीं से हम कीटनाशक बना लेते हैं। तो हमें कोई बीज भंडार जाके कीटनाशक नहीं खरीदना केमिकल वाला, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है, आपके खेत में मौजूद है, जैविक, ये बनेगा। इसके साथ तंबाकू का पत्ता, नीम का पत्ता सब डलता है। वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है किसानों से जो कि गेहूं की या चावल की, इन सब की खेती करते हैं, क्या आप इसको बदलना चाहेंगे या नहीं? और अगर बदलना चाहेंगे तो आप फायदा भी चाहेंगे। अब आप एक चीज का हिसाब लगाइए कि गेहूं की फसल 5 से 6 महीने की होती है, और उसमें अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल माल हो रहा है, तो आज के सरकारी रेट के हिसाब से अगर 2000 रुपया औसत ले लेता हूं तो 40,000 रुपया मिला आपको 5-6 महीने बाद 1 एकड़ से। तो यही 40,000 रुपया उस 5-6 महीने के दौरान आपको कैसा लगेगा कि अगर यही 40,000 रुपया 2 से 3 बार चक्कर मार जाए, मतलब 2-3 फसलें निकल जाएं आपकी और आपको 40,000 से ज्यादा मिल जाए उसी अवधि के दौरान, उसी खेत में, उसी मिट्टी में, उसी पानी में, उसी वातावरण में, कैसा रहेगा? जरा सोचिएगा। इसके ऊपर बाद में विचार करेंगे। अब मैं आता हूं उन किसानों की जो सबके ऊपर जो सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हैं, उनके लिए भी मिट्टी के जो उपचार की विधियां मैंने बताई हैं वही हैं। ये एक कॉमन चीज आप मान लीजिए, कोई भी किसी तरह की भी खेती करो, आप फसल लगाइए या पेड़ लगाइए या बगीचा लगाइए या फूलों की खेती करिए, आप किसी तरह की खेती करिए, उसके अंदर आपको जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और जो छाछ से हम ये यूरिया, डीएपी और एनपीके का सप्लीमेंट बनाते हैं, ये तीनों, इसके साथ जीव अमृत और उसी के साथ गोबर की खाद सड़ी हुई, ये तो बिल्कुल आप समझिए कॉमन फैक्टर है। कुछ मर्जी कर लीजिए अपने खेत में। अब इसके बाद किस चीज की खेती कर रहे हो, वो बाकी सब जो उपचार की विधियां हैं मिट्टी की, वो अब किस चीज की खेती कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे कई किसान हैं वो रकाऊ है, अब इसके साथ Deepak, your sound is not coming through. I think your system is down. कि हम दूसरा उसका फायदा है कि जमीन में नमी का नियंत्रण करती है। तीसरा फायदा है कि वो अत्यधिक सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनकी हरकत उस मिट्टी को भुरभुरा करने में बहुत
Firozi, till then, can I play the next video because we can't hear him. Deepak, your signal is totally zero. We can't hear you at all. So can we play the next video? Will this affect the recording, Pankaj, or you're not recording? I'm recording, but we can always edit it. No problem. Okay. Okay, you play the next video. Yes, go ahead. इस टाइम आप लहसुन की तैयारी में खड़े हैं। देखिए लहसुन हमारा निकल रहा है, लेबर सब लगे हैं और पीछे आलू की खेती है। आलू के 15 दिन हो गया, देखिए कैसा निकला है। और ये आपको है ब्रोकली, जो भी चल रहा है तो सीजन है इसका। ये भी मिर्ची है, ये देखिए। हेलो, ये गोभी क्या है, गोभी है। और ये धनिया के देखिए, जरूरत है। बढ़िया फुटा हुआ है। ये टमाटर है, इस टाइम में फर्ची बांध रखा हूँ। Pankaj, the voice quality is very low. Firoz, am I audible? Hello. Now you are, but your signal had gone zero. Yeah. Can I start speaking? फुल फ्लावर है। Sir, वीडियो में आवाज नहीं इसलिए नहीं आ रही थी, but I think Deepak ji can give us the things. Should I replay, Deepak ji? Deepak, you keep speaking about the video so that the voice, though it is not audible, you can speak about it. वीडियो के लिए तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले what I was speaking, let me complete that. आप छाछ के बारे में बात कर रहे थे, तब से कट गया थे आपकी आवाज। Your signal had gone red and zero. Okay. देखिए, hello, now I am audible. Very audible. Okay. छाछ जो है जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता है। और छाछ जो है वो एनपीके, यूरिया और डीएपी का सप्लीमेंट है। हमको वो केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि अभी तक हम केमिकल की खेती कर रहे थे तो हमें अभी 50% तो डालना पड़ेगा, मगर 2 साल बाद आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर फसल में इसको हम पिछली फसल से 50% करते चले जाएंगे। छाछ खाली इन 3 चीजों का सप्लीमेंट नहीं है, वो 14 और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी वो सप्लीमेंट करता है और वो हमारी मिट्टी में बहुतायत मात्रा में आ जाते हैं। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था, जो किसान सब्जी फल फूल आदि की खेती करते हैं उनके लिए भी खेती शुरू करने के पहले ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ये छाछ का सप्लीमेंट, आपका जीवामृत, आपका गोबर की खाद, ये डालना अति आवश्यक है। ये एक कॉमन फैक्टर है, चाहे हम फसल लगाएं या हम बगीचा लगाएं या फूलों की खेती करें, ये कॉमन फैक्टर को हमें नहीं भूलना है, ये हमें लगाना ही लगाना चाहिए। दूसरी चीज है, इसके साथ साथ हमें पलवार भी करना चाहिए। पलवार मतलब मल्चिंग। मल्चिंग की भी विधि होती है और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी विधि है। और आसान सी विधि इसलिए है कि इसमें जो भी हमारे खेत में कबाड़ा होता है, जैसे पतझड़ में पत्ते गिर रहे हैं, आप जो हमारी फसल मतलब अब खत्म हो गई है, उसका जो हमारा जो अवशेष रह जाता है, वो इन सब चीजों को एक क्यारी के बगल में हम एक डिच बनाते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं। उसका फायदा क्या होता है
ये मल्चिंग जो है इससे खरपतवार के नियंत्रण में सहायक होता है, ये जमीन की नमी को नियंत्रण में रखती है। जो हमारा अत्यधिक सूक्ष्म जीवाणु है की हरकत है वो बहुत गहराई तक चली जाती है। ये नोट किया गया है कि आपकी जमीन का जो भुरभुरापन है वो 20 इंच से लेके 28 इंच तक चला जाता है, जबकि आप रोटोवेटर और कल्टीवेटर लगा के जुताई करते हैं तो 9 से 10 इंच जा पाते हैं, और फिर भी मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये किसानों के मित्र हैं, ये कोई उनके दुश्मन नहीं है। और अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर खरपतवार आ जाती है तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो खरपतवार आएगी अगर हम ये मल्चिंग का प्रोसेस को खेती के साथ साथ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही मुलायम सी होती है, वो ज्यादा उसकी जड़ें गहरी नहीं होती है। ये नुकसान भी बहुत कम होता है इससे। जो जैविक कार्बन है मिट्टी में उसकी अधिकता हो जाती है इस मल्चिंग के कारण, और ये एक बहुत ही सहायक चीज हो रही है। वायु संचारण मतलब एरिएशन में भी ये सहायक होता है, तापमान को नियंत्रित करता है और मिट्टी को कटाव से रोकता है, इरोजन। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो जो टॉप सॉइल है वही आपकी मिट्टी की जान है, जो टॉप सॉइल है उसका जो इरोजन होता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो इरोजन हो जाएगा, मतलब वो मिट्टी इस खेत से दूसरे खेत में जा सकती है और जाती है, उसको बचाना होता है। तो उसको बचाने के लिए ये आपके कटाव को यानी कि इरोजन को भी रोकता है। तो मल्चिंग के बहुआयामी फायदे भी हैं। अब हम इसमें जब हम फसल लगाते हैं तो दो तरह की कई तकनीकें इसमें होती हैं, मगर सबसे बड़ी चीज है कि हम जैसे कंपेनियन प्लांट्स लगाते हैं। उसके पहले अब कंपेनियन प्लांट जो होता है वो दो अलग परिवार के पौधे होते हैं जो अगल बगल की क्यारियों में लगाए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले तो होता है कि ये अच्छे कीट जो होते हैं मतलब अच्छे जो जीवाणु होते हैं उनको आसरा देता है। दूसरी चीज है ये पॉलिनेशन में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। अब इसके लिए कई उदाहरण हैं, मगर हमें उसके पहले एक चीज और समझनी चाहिए कि जो भी दो पौधे, ये नहीं कि हम कोई भी दो पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि वो पौधे उनकी नस्लें अलग हैं, उनके परिवार अलग हैं, मगर आदतें एक जैसी हैं। इसमें आप समझिए कि एक पौधे को पानी बहुत चाहिए, दूसरे को कम चाहिए, तो इन दो को तो आप लगा ही नहीं सकते, नहीं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको चाहिए जो दो पौधे हैं वो दोनों के दोनों ज्यादा पानी वाले हों या कम पानी जिनको चाहिए वो हों, मगर उन पौधों को लगाने का मेरे को फायदा क्या है, उसका कमर्शियल एंगल क्या है, ये सब बातें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी लगाने के पहले। अब इसके जब हमने ये सब चीजें तय कर ली तो हम उसके बाद इन पौधों को लगाने के लिए ऊपर बताई हुई विधि के हिसाब से मिट्टी को तैयार करते हैं। और अगर आप दलहन की खेती कर रहे हैं, दलहन मतलब दालों के पेड़ लगा रहे हैं, तो जब हम शुरू में लगाते हैं तो पेड़ छोटा होता है और बीच की जो जगह होती है वो काफी छोड़नी पड़ती है, 1 से 1.5 फीट तक हम छोड़ते हैं। इसके बीच में हम फूल गोभी या कोई भी पत्तेदार सब्जी लगा दें जिसको नाइट्रोजन बहुत मात्रा में चाहिए होती है। और दलहन की फसल में नीचे जड़ के पास गांठें बन जाती हैं जिसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है जमीन के अंदर। अब आप देखिए कि आपने लगाया दलहन, उसके साथ आप गोभी की फसल ले रहे हो, दलहन तो आएगा 4 महीने बाद, जो दाल है वो तो 4 महीने 5 महीने लेगी तब आपको मिलेगा उसका रिजल्ट। मगर बीच बीच में आपने ये सब लगाया गोभी या हरी पत्तेदार सब्जियां, तो वो आपको उसी 4-5 महीने के दौरान जब तक वो दलहन निकलेगा नहीं, वो आपको कम से कम 2-3 फसल दे जाएगा। तो आपके पास कैश क्रॉप भी चल रहा है, आपके पास दलहन की फसल भी चल रही है, तो पैसे की कहीं कमी नहीं होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए मेहनत से कोई बचाव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका,
उसी तरह हम जब टमाटर की फसल लगाते हैं, टमाटर की फसल में कीड़ा बहुत आसानी से आ जाता है, लग जाता है, तो उसकी खुशबू ऐसी होती है जो कीड़ा जो होता है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। और कीड़ा कोई भी कीट हो वो खुशबू से आकर्षित होता है, वो देख के आकर्षित नहीं होता है। अब इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, अभी मैं दोबारा चलवा दूंगा वही वाला वीडियो, आप देखेंगे जब वो टमाटर की फसल के पास गया है तो उसी से कुछ हट के गेंदा लगा हुआ है। अब गेंदा जो है वो एक उसकी जड़ जो है एक विशेष किस्म का रसायन उपचारित करती है, जो कि टमाटर की जो फसल की जड़ होती है उसमें ईलवर्म आता है। ईलवर्म एक नेमाटोड होता है और उसको ये उसकी खुशबू जो टमाटर की जड़ की खुशबू है उसके ऊपर जो गेंदे के जड़ का रसायन है वो एक सुरक्षा कवच बना देता है। तो ईलवर्म जो है परे हो जाता है, वो आता नहीं है वहां पे। अगर हम गेंदा नहीं लगाएंगे तो ये ईलवर्म टमाटर के पौधे को खत्म कर देगा। अब ये तो हो गया जमीन के अंदर का। अब ऊपर भी तो कीट है, ऊपर के कीट को प्रकोप को कैसे आप दूर करेंगे? ये ऊपर के कीट के प्रकोप को दूर करने के लिए टमाटर की फसल जब लगाई जाती है तो एक से दूसरे पौधे के बीच में 1.5 से 2 फुट के बीच का रेडियस होता है, और उस रेडियस के अंदर चारों तरफ आप कोई भी जो ऐसा कैश क्रॉप लगा दीजिए जो बहुत पंजेंट स्मेलिंग होता है। पंजेंट स्मेलिंग का मतलब है जैसे आपका सर्दियों में धनिया हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गर्मियों में पुदीना हो गया, ये लगा दीजिए आप टमाटर के साथ। तो ये भी यहाँ पे वातावरण में जो टमाटर के पौधे की खुशबू है उसके ऊपर सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे कि जो कीट होता है वो इसके पास नहीं फटकता और टमाटर की फसल आपकी बहुत ही बढ़िया होती है। इसी तरह से आप गुलाब की फसल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब में भी कीट आता है और गुलाब में भी नेमाटोड का प्रकोप चलता है। इसी कारण से आप देखेंगे गुलाब का पौधा आपने लगाया, अभी यार हम कटिंग लेके आए थे ताजी ताजी और 10 दिन के अंदर सूख गया, एकदम से लकड़ी हो गया। तो यही कारण है सारे। ये बहुत एक जरूरी चीज है जो कि हमको करनी चाहिए। और ये अभी जो वीडियो चल रहा था उसमें आप देखेंगे इस चीज को कि वो टमाटर की फसल के पास उसने पूरी क्यारी में गेंदा लगा रखा है। टमाटर बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, गाजियाबाद में किसान है जो एक पौधे से, एक टमाटर के पौधे से एक सीजन के अंदर 50 से 60 किलो फल निकालता है एक पौधे से। अब आप सोचिए वो सिर्फ 14 एकड़ में या 16 एकड़ में सिर्फ टमाटर की खेती करता, वो कुछ नहीं करता। उसकी इनकम क्या होगी? 60 किलो फल एक पौधे से निकालता है पूरे सीजन के अंदर, उसकी क्या इनकम होगी? और टमाटर का साइज वो देखेंगे तो आप जानेंगे उस चीज को। प्लीज स्टार्ट द वीडियो नंबर 4, 5 and 6। इसमें देखिएगा आप वो चीज। इस टाइम आप लहसुन की क्यारी में खड़े हैं, देखिए लहसुन हमारा निकल रहा है, लेबर सब लगे हैं और पीछे आलू की खेती है। दीपक जी आप भी थोड़ा सा बताइए, जैसे बता रहे थे साथ वीडियो के साथ बताइए। ये जो है ये एक तरह से मैं बताऊं, ये फार्म गुड़गांव में है और इसको मैं एक्सपेरिमेंटल फार्म की तरह इस्तेमाल करता हूं। यहाँ पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता हूं, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है दूसरे किसानों को अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करता हूं। अब इसमें आप देखेंगे अभी तो ये आपको सिर्फ वो अपना, इट्स अ वेरी स्मॉल फार्म, इट्स नॉट अ बिग फार्म, और इसमें आपको ये टूर करा रहा है पूरे फार्म में क्या क्या लगा है और क्या क्या दिखा रहा है। अभी इसके बाद आप देखेंगे ये तो ताजा जब लगा था तब था मगर अभी इसके बाद इसकी स्टिल फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि वो 15-20 दिन बाद की हैं, उसमें आप क्रॉप की पोजीशन देखिएगा स्टिल फोटोग्राफ्स में। अब ये जा रहा है टमाटर की तरफ। तो प्लीज ओपन दिस वीडियो, ऑडियो ऑफ दिस वीडियो। बढ़िया फुटा हुआ है, ये टमाटर है, इस टाइम में फर्ची बांध रखा हूँ।
हल्दी फुल फ्लावर है, दिखा लीजिए। He won't be speaking about marigold, वो तो हमने लगवाया था। एक पेड़ है इसमें, You can stop the video. इसको कहते हैं। These are all orchard एरिया में ले गया है। नंबर 5 वाला दिखाइए, ये वाला, स्पेशली ये वाला। अब आप ये नंबर 4 हो गया, 5 भी दिखाइए। ये देखिए, ये है विदिन 15 डेज बाद का फोटोग्राफ्स हैं ये सारी, जिसमें ब्रोकली है और टोमेटोज हैं, कॉलीफ्लावर है। ये रिजल्ट है, क्योंकि हम ये देखिए टोमेटो जिस तरह हमने बताया था उसी तरह हमने यहाँ पे किया, और ये उसका रिजल्ट है। ये टोमेटोज हैं जो अब राइपनिंग की स्टेज के करीब आ चुके हैं, और ये ब्रोकली है, इसी तरह कॉलीफ्लावर है, और इसी तरह से हम एक और पौधा आता है, एक और मतलब रोजमेरी। यदि इसको हम बंद गोभी और गाजर आदि के पास लगाएं या प्याज को, तो उसका प्रभाव डालने वाले कीटों को ये परे करता है। जैसे एक खास किस्म का कीट होता है जो कि बंद गोभी पे आ जाता है, गाजर के ऊपर जो हरे पत्ते होते हैं उसके ऊपर आ जाता है, उनको ये परे कर देता है। ये वही सुरक्षा कवच ये बनाता है रोजमेरी। अभी जो एक पिक्चर है, फोटोग्राफ नंबर 6, वो आप दिखाइए। 6 नंबर 6 ये वाली, यस, ये देखिए, ये गाजर के साथ प्याज लगा है। यही है कंपेनियन प्लांटिंग, इसी को हम कंपेनियन प्लांटिंग कहते हैं। अब ये कीट इस गाजर के पौधे के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि प्याज का जो पंजेंट स्मेल है वो इसके जो स्वीट स्मेल है उसको एक सुरक्षा कवच दे रही है, इस वजह से वो कीट वहां नहीं जाएगा। और इसके अलावा एक और तरह की भी पौधों में विशेषता होती है जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें 2 विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग परिवारों के, अलग नस्लों के। वो एक दूसरे पर अपने भोजन और पोषण दोनों के लिए निर्भर करते हैं, और एक ही साथ बढ़ते हैं, एक ही साथ बड़े होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका लाइकन है। यो एक एल्गी और एक फंगस का समायोजन है। ये इससे बढ़िया उदाहरण सिम्बायोसिस का नहीं है। सिम्बायोसिस बेसिकली अगर देखें तो एनिमल किंगडम में भी होता है, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक प्रक्रिया है, ये पौधों में भी मिलती है। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा कि आप इसमें जीव अमृत डालिए, आप इसमें कीटनाशक डालिए, आप इसमें ह्यूमिक एसिड डालिए, आप इसमें जिब्रेलिक एसिड डालिए, आप इसमें फफूंदी नाशक डालिए, ये सब चीज़ें हम अपने खेतों में बना सकते हैं, और बहुत आसानी से बन जाती हैं। सिर्फ हमें थोड़ा समय देना होता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। सारी सामग्री जो खेत में ही उपलब्ध होती है या हमारे किचन में उपलब्ध होती है, और हर किसान के घर में उपलब्ध होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी प्रोड्यूस करने की शक्ति बढ़ती है, और मोटी मोटी बात यह है कि जो ह्यूमिक एसिड को आकर्षित करता है, जो धरती के अंदर होते हैं उनको आकर्षित करता है, तथा जो भी पेड़ है उसकी जो जड़ होती है उसमें छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को खोल देता है जो कि बंद रहते हैं, जिसकी वजह से वो सूक्ष्म जीवाणु जो हैं अपनी जो भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं उस प्रक्रिया को और तेजी से करते हैं। और जिब्रेलिक एसिड जो है
इसके कारण से पौधे को स्ट्रेंथ मिलती है और जो हमारा फूल होता है या फल होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। आप देखते होंगे अक्सर फूल जब छोटी ही अवस्था में होता है तो वो जरा सी आंधी चलती है तो गिर जाता है। तो ये फूल गिरना उसकी कमजोरी की निशानी है, फूल की, उस दरख्त की या पौधे की कमजोरी की निशानी है। तो ये उस कमजोरी को दूर करता है। पिछले साल मैंने इसका तजुर्बा इसी एक्सपेरिमेंटल फार्म पे किया था, एक आम के पेड़ के ऊपर लगा के देखा था। तो जहाँ पे जिस टहनी पे 2 ही आम लगते थे, क्योंकि बाकी सब जो था बौर की स्टेज में गिर जाता था या सड़ जाता था, जो भी मतलब पेड़ में ताकत नहीं थी। मगर पिछले साल मैंने पहली बार इसका उपयोग किया था वहां पे, तो मेरे को एक टहनी से जहाँ पे दो फल मिलते थे फाइनली जब हम तोड़ते थे, तो आज पिछले साल जब इसका इस्तेमाल किया तो मेरे को उसी जगह से 4 से 6 फल मिले हैं। ये मेरी पहली एक तरह से मैं कहूँ हौसला बढ़ाने के लिए मेरा जो प्रयोग किया था, ये मेरा पहला प्रयोग था और मैं काफी उत्साहित था इससे। इस साल भी मैंने वो प्रयोग निरंतर चालू रखा है। अब देखते हैं इस साल क्या होता है उस पेड़ में। और इसी के साथ मैं इस सेशन को और अपनी बात को यहीं पे रोक रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोग ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया होगा। मगर फिर भी अगर किसी को कुछ बात समझ ना आए तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी and I'll be all the more happy to help you out in case you are into agriculture activity related कोई भी, चाहे आप नहीं, that's right. Deepak will get them to get back to the person who invited them. तो उन्हीं के थ्रू हम करेंगे, ठीक है? And secondly, ये प्रक्रिया आप किचन गार्डन में भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई फ्लावरिंग प्लांट गमलों में लगा रखा है उसमें भी कर सकते हैं। मतलब ये कहीं से कहीं तक आप कर सकते हैं इसको। इसमें कोई भी देयर आर नो हिकअप्स कि आप यहाँ नहीं कर सकते और वहां नहीं कर सकते। हर जगह ये चीज हो सकती है। देयर आर प्रोसेसेस हाउ इट हैज टू बी डन। वो डिटेल में आप जो जिसके माध्यम से आप इस मीटिंग में आए हैं उनसे बात कीजिए और आपको पूरा मैसेज मिलेगा, इसका पूरा जवाब मिलेगा। Thank you. Oh, that's fantastic. I know कि excitement में हम लोग ने थोड़ा सा ज्यादा समय जरूर ले लिया है, लेकिन हम एक और प्रोग्राम करेंगे to continue with lot of questions जो आप सबके पास होंगे। आप अपने सवालों को प्लीज जिसने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया उनको भेजिए ताकि उनके थ्रू हम दीपक जी से सब सवालों के जवाब लेके आपको वापस करेंगे। सो आपने अभी दीपक जी को तो सुना ही सुना और देखा कि उनको कितना ज्ञान है, लेकिन आपने और भी कुछ लोगों को सुना जो सब पैशनेटली काम कर रहे हैं कि किसान भाई को कैसे मदद की जाए, कैसे ज्यादा पैसे बनाए वो जैसे बेटर हेल्दियर क्वालिटी के क्रॉप्स मिले और रसायनों को एलिमिनेट कर दे अपनी खेती से। अब दीपक जी के पास 500 से भी ज्यादा जो पुरानी प्रथाएं हैं जो फॉलो पहले लोग करते थे उनका ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, तो उसके द्वारा वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। और एक टीम हम बना के आगे चलेंगे ताकि सब लोगों को इसमें फायदा हो। और आपने जो ये सब आज सुना उसमें से आप इतना सा बस ये निकाल लें कि अगर हम हजारों रुपए का रसायन हमारे बजट से निकाल के सिर्फ 200-300 रुपए पर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम जैविक चीजें डालेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, ज्यादा भरपूर होगी और डेफिनेटली बेटर क्वालिटी की होगी। तो इसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं और हम I'll give it back to हरिकेश, over to you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप लोगों के कुछ भी सवाल हैं तो वो आप उनको जरूर भेजिएगा जो
जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा था। और अगला जो हम लोग कार्यक्रम रखेंगे उसका आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो जो लोग इच्छुक हैं, जैसे कुछ चीजें नहीं बताई गई, उसके लिए आप पूछ सकते हैं कि वो क्या था। और जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको हम लोग साथ लग के, जैसे तो वीडियो कॉल था, बट जो लोग शुरुआत करेंगे उनके साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पे काम करेंगे साथ मिलके, ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आए, तभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।